नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। ईरान अमेरिका की जंग जो थी, ऐसा लग रहा है कि दोबारा शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी खबर ये आई है कि ईरान ने आपने हरमज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले जो अमरीकी जहाज़ थे उन पर मिज़ाइल जो हैं दाग दिए हैं। और एक तरफ इनके मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन मुज़ाकरात की भी दोनों तरफ से कोई अपडेट सामने नहीं आ रही। तो हमारे साथ ईरानी जर्नलिस्ट जॉन हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि जब से ये जंग शुरू हुई है बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन सब पे। जॉन साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज ईरान ने जो आपने हरमज़ के करीब अमरीकी जो जहाज़ थे उस पर मिसाइल दागे हैं, क्या अपडेट है, क्या आपके पास खबर है? आपने हरमज़ के भी कह लें कि दौरे कर चुके हैं, क्या अपडेट है सर वहाँ पे? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखें, यूएस ने अभी एक एफर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि हम जो है शिप्स को गाइड करेंगे फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। शिप्स को गाइड करने का मतलब क्या है कि उन वो शिप्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में फंसी हुई हैं, उन शिप्स में से यूएस की जो अपनी कश्तियां हैं, कम से कम वो कश्तियां यूएस जो है वो निकलवाने की कोशिश करेगा वहां से। मतलब एक बैक एंड पे खड़ा रहेगा देखने के लिए कि कोई कुछ कर ना दे। तो यूएस ने ये ऑपरेशन की शुरुआत की और उसके अंदर ईरान ने जब यूएस की कश्तियां आगे आ रही थी तो यूएस की कश्तियों के ऊपर वार्निंग शॉट्स जो है वो कॉल किए। और ईरान ने कभी भी क्लेम नहीं किया कि मार दिया या तबाह कर दिया यूएस की किसी शिप को, ऐसा नहीं है। वार्निंग शॉट्स कॉल किए जिसकी वजह से वो पीछे गए। और अभी सिचुएशन यही देख रहे हैं हम कि यूएस की तरीके से कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कश्तियों का जो पैसेज है उसको इंश्योर करा सके। अच्छा जॉन साहब, ये बताइएगा कि अभी दोनों तरफ खामोशी है, क्या मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे? क्या पाकिस्तान ने सालसी की जो कोशिश की थी पाकिस्तान में ही होंगे? ये क्या चीज़ नज़र आ रही है? आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा नज़र आ रहा है? क्या दोबारा जंग शुरू उस तरह ही हो सकती है, या आपको लगता है कि नहीं, अब जंग शुरू नहीं होगी, मुज़ाकरात ही होंगे, लेकिन कुछ खामोशी है, उसके बाद फिर किसी मुल्क में दोनों अमरीकी वफद और ईरानी वफद बैठेगा और मामला तय कर लेगा? क्या लगता है सर? देखिए, मुज़ाकरात तो कभी भी खत्म नहीं हुए मेरे मानने में, मेरे 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 ख्याल में। देखिए, शुरू में ईरानियों ने मुज़ाकरात नहीं किए थे, शुरू में ईरानी बात नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान ने कन्विंस किया ईरान को कि वो आए बात करें। और ईरान जो है वो आया और काफी सारी चीजें आपने नजर आई कि डेवलपमेंट हुई। पहला जो राउंड हुआ उसमें ये नहीं है कि राउंड फेल हो गया। पहले राउंड में भी इतना था कि काफी चीजों के ऊपर हल हो गया था, चीजें काफी हल हो गई थी। लेकिन वो एंड में वही जेडी वैंस जिस तरीके से फिर वो गया, 7 8 8 छुट्टियां ले चुका है जेडी वैंस शुरू के 7 महीने में व्हाइट हाउस में। लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर 21 घंटे बस वो रहा और निकल गया। वो उसने इतना मौका नहीं दिया कि वो 47 साल से जो मसले चल रहे हैं उनको हल करने के लिए कम से कम एक दिन और रुक जाए। तो बहरहाल वो मामला खत्म हुआ, लेकिन जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान के थ्रू ईरान और यूएस दोनों प्रपोजल एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ईरान ने अपने प्रपोजल में जो चीजें शुरू में कही थी वही चीजें दोबारा रिपीट की, और यूएस ने अपने रिवाइज मतलब रिवीजन के अंदर उनको जो कंसेशंस दी वो काफी सारी ऑफर की। और साथ ही साथ ये भी कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी अगर आप बात करें तो इसके अंदर इंसेंटिव्स हैं। ईरान ने और क्योंकि कबूल नहीं था यूएस को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली बात भी कबूल नहीं थी किसी तरीके से यूएस को। शायद उस पर कंसर्न आ रहा था या लबनान पे कंसर्न आ रहा था, आई एम नॉट श्योर। लेकिन यूएस ने जवाब भिजवाया और जवाब के बदले ईरान ने अपना एक और जवाब भिजवाया। और अभी आपने ये देखा कि तुस्का जो शिप थी, आप ये तो देख रहे हैं कि नेवी की अग्रेशन हो रही है। लेकिन साथ ही साथ यूएस की तरफ से एक शिप का आना भी नजर आ रहा है। जो ईरानी शिप कब्जे में ली गई थी उसको पाकिस्तान के हाथों सौंपा गया और पाकिस्तान के थ्रू ट्रांसफर हो रही है शिप और उसके जो पर्सनल है। तो ये दिखाता है कि देखिए, ये जो टुस्का शिप थी ये डील का एक हिस्सा थी, ये प्री कंडीशन का एक हिस्सा थी। और मेरे ख्याल में ये जो नजर आ रहा है यूएस की तरफ से वो थिएट्रिक्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। वो ऐसा नजर आ रहा है कि वो कुछ बहुत चीज कर रहे हैं ताकि एक फेस सेविंग मिल जाए डोनाल्ड ट्रंप को अपनी आवाम के सामने। और हो सकता है कि इसके अंदर मुज़ाकरात सिर्फ इस हद तक हो कि ब्लॉकेड रिमूव करना है और हॉर्मोज को खोलना है किसी तरीके से। दोनों पार्टीज की जो ये वाली बात है उसको किसी तरीके से मैनेज करना है। आगे जो न्यूक्लियर के मामला हैं वो बाद में जाके होंगे मेरे ख्याल में। और उसके ऊपर भी ईरान ने जो मेरे मालूमात के मुताबिक जो तजावीज दी हैं वो ये दी हैं कि ईरान कैप करने के लिए तैयार है अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को। एक हद तक 3.5% 3.6% तक कैप करने के लिए तैयार है। और दूसरी चीजें भी उसके अंदर डिस्कस हो रही हैं। रीजनल पार्टनर्स भी आए हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, ईरान ने उनको भी कंसिडर किया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। ओनली टाइम विल टेल कि एग्जैक्टली क्या होगा। या तो खतरनाक जंग दोबारा शुरू होगी या तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, यही नजर आ रहा है। अभी जो एक हफ्ते का पीरियड है इसके अंदर सब कुछ पता चल जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये जो आप तोस्का जहाज़ की बात कर रहे हैं, ईरानी जहाज़ जो था 22 अरकान, ये पहुंच गए ईरान में, ये या भी इसके हवाले से क्या मालूमात है आपके पास?
देखिए लास्ट मालूमात तो मुझे यही आई थी कि वो पाकिस्तान के हवाले जो है वो कर दिया है, और जो 22 लोग हैं जो उसके थे कश्ती के, उन लोगों को भी पाकिस्तान में भिजवा दिया गया है सही सलामत। तो शिप जो है उसके ऊपर रिपेयर का काम होगा और वो पाकिस्तान से ईरान भिजवाई जाएगी, और जो ईरानी हैं साइमल्टेनियसली वो आज रात एक्सपेक्टेड हैं कि वो ईरान पहुंचेंगे, अभी थोड़ी देर में शायद ईरान पहुंच जाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि जो अच्छा होगा अच्छा वो। जॉन साहब, ये बताइएगा इस वक्त जो ईरान के अंदर ईरानियों की सोच है, या इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं और उनके जज्बे कैसे हैं? क्योंकि पिछले दिनों में जब जंगी सूरत हाल थी, मसाइल लग रहे थे वहाँ पे, जो जो स्ट्रक्चर था वो भी लाजमी बात है तबाह बर्बाद हुआ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो अब वहाँ पे क्या सूरत हाल है? लोग, स्कूल्स खुले हैं, शॉप्स वगैरह खुली हैं, क्या क्या मंजरनामा है इस वक्त से? देखिए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज अनफॉर्चुनेटली, छोटे बच्चों का स्कूल खास तौर पे ऑनलाइन है सिर्फ, वो उसको नहीं खोला जा रहा क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स के ऊपर हमला भी हुआ है। और ठीक। मीनाब का जो वाकया हुआ उसके बाद ईरान ये चांस नहीं लेना चाह रहा कि कोई सरप्राइज अटैक हो और उसके अंदर बच्चों को शहीद किया जाए। तो यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स अभी तक ऑनलाइन है और फिजिकली नहीं स्टार्ट हुए। कुछ जो है वो इदारों की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज अब खुलना शुरू हुई हैं, लेकिन इसका मुझे नहीं पता, मालूम नहीं है, ऐसी लोकल मीडिया कुछ ऐसी रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन बहरहाल दूसरी जो चीजें हैं, बैंक्स, ऑफिसेज, सारी चीजें खुली हुई हैं, रेस्टोरेंट्स, कैफे सब खुले हुए हैं। ईरानी अवाम के स्पिरिट्स भी हाई हैं, रोज रात को लोग बाहर आते हैं, अपनी गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट में खड़े रहते हैं, झंडे लहराते हैं। और ईरानियों के ऊपर मुश्किलात इकोनॉमिकली तो आ रही हैं, मतलब महंगाई हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उतनी महंगाई नहीं है जितना लोगों को वहां पे नजर आता है। और बिल्कुल इंपोर्टेड आइटम, स्पेसिफिकली जो डिपेंडेंट है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे, वो आइटम्स भी महंगे हो रहे हैं और ओवरऑल लग्जरीज जो है वो महंगी हो रही हैं। लेकिन नीड महंगाई बेस्ड आइटम्स महंगाई अभी भी के ऊपर काफी जॉन सस्ती साहब हैं। ये बताइएगा, करेंसी की क्या सूरत हाल है? अब सुना है कि करेंसी नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, इसके ऊपर बताइएगा क्या इस वक्त चीज़ हो रही है? करेंसी इस वक्त बिल्कुल नीचे जा रही है, 186 तक, 18,60,000 तक पहुंच चुकी है। मैं पहले भी लोगों को वार्निंग दे चुका हूं कि भाई नहीं खरीदने, जंग के टाइम में कुछ नहीं पता होता क्या होगा। तो लोग कहते हैं नहीं जी वो नोट रिप्लेस कर देंगे, नोट रिप्लेस करने का मसला नहीं है, नोट रिप्लेस कर भी दें तो आप नोट चेंज करा सकते हैं नया वाला पुराने नोट के साथ एक टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन बात सारी ये है कि जंग के अंदर आप ये प्रिडिक्शंस, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ये चीज ना करें। अगर हेल्प करने के लिए कर रहे हैं या किसी और वजह के लिए कर रहे हैं तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन वहां पे अभी जो पैसे की, करेंसी की रोलिंग चल रही है पाकिस्तान के अंदर, वो यही चल रही है कि मार्केट से ट्रेडर्स जो पहला स्टॉक लेके आए थे करेंसी का जो आया था जंग से पहले, वही स्टॉक घूम रहा है, वो लोगों में जा रहा है, लोग वापस मार्केट को बेच रहे हैं, फिर मार्केट लोगों को रोज बड़े पैसों में बेच रही है। तो इसमें जो है ना कोई फर्क नहीं आने वाला करेंसी के ऊपर ओवरऑल, क्योंकि वही पैसा रोटेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में लोगों को मोहतात रहना चाहिए इन चीजों से। अच्छा अच्छा जॉन साहब, ये बताइएगा इस वक्त आपके कितने लोग हैं, कुछ नंबर्स है आपके पास जो मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट हुए हों? क्योंकि यूएई में भी ईरानी थे, बाकी ममालिक में भी थे। जब इस जंगी सूरत हाल बनी है तो यूएई से कितने लोग आए हैं? कुछ आप वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोगों की स्टोरीज़ भी होंगी, आपके साथ शेयर भी लोगों ने की होगी, या इंटरव्यूज़ की सूरत में क्या सूरत हाल थी जब बाकी ममालिक से ईरानियों को निकाला गया या डिपोर्ट किया गया? क्या सूरत हाल उन्होंने बताई, कुछ आप शेयर करें। देखिए ईरानियों को तो निकाला गया था पहले, जब जंग हो रही थी तभी निकाल दिया गया था। तो ईरानियों की बात तो डिस्कस हो चुकी है कि काफी ज्यादा तादाद में ईरानी जो है वो निकाले जा चुके हैं, लेकिन अब जिनको निकाला जा रहा है वो पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका है। और 15,000 के करीब पाकिस्तानियों को, फ्रांस फ्रांस 24 पे भी बात हुई, 15,000 के करीब पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका है। लोग कहते हैं कि किसी जुर्म में निकाला जा रहा है, या ड्रोन की फुटेज बनाने में निकाला जा रहा है, या टेररिज्म में निकाला जा रहा है। ये बातें पुरानी हो गई हैं, भीख मांगने वाले निकाले जा रहे हैं, मतलब ये बातें पुरानी हो गई हैं। अभी जो सिलसिला चल रहा है वो सारा इसी बेसिस पे चल रहा है कि इसराइल के खिलाफ जितना भी सपोर्ट है लोगों का यूएई के अंदर, उनको निकाला जाए, और पाकिस्तानी उसके अंदर, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तानी कौम एक बहुत जीदार कौम है, एक बहादुर कौम है और एक इजहार करने वाली कौम है, तो उनको अपने व्यूज इसराइल के खिलाफ एक्सप्रेस करने के लिए, और इंडिया और इसराइल के साथ जैसे ताल्लुकात बन गए हैं अब यूएई के, तो उस जुमरे में पाकिस्तान को जो है ओवरऑल टारगेट किया जा रहा है मेरी नजर में। और इसके ऊपर कमेंट आपको गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन बहरहाल बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा एक कंसर्न तो है जो मैंने आपसे शेयर किया है। अच्छा अच्छा जॉन साहब, ये बताइएगा, आपने ईरान की सूरत हाल बता दी। इस वक्त जो आयतुल्ला खामनाई, अली खामनाई साहब थे, शहीद हो गए, उनकी तदफीन के हवाले से मुख्तलिफ खबरें थी, उसके हवाले से आप कुछ बताना चाहें हमारे नाज़रीन को? सोशल मीडिया पे पिछले रोज़ बड़ी खबरें चल रही थी, आप बताना चाहिए उनकी तदफीन अभी क्यों नहीं हुई, और कहाँ, कब होगी, कहाँ होगी? ये बात अक्सर सोशल मीडिया पे लोग पूछते भी हैं। इस पर क्या क्या असल खबर क्या है सर? देखिए मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का कम्प्लीटली, टू बी ऑनेस्ट। जो बात सारी ये है कि वो ये है कि मेरे ख्याल में तो ऑलरेडी तदफीन हो चुकी है।
और जो सिंबॉलिक तदफीन है वो की जाएगी, मतलब जो जिसे कहते हैं ना कि एक जी जी। सेरेमोनियल जो होता है फ्यूनरल वो किया जाएगा। और आयतुल्लाह अली खामनाई का इसलिए कोई ग्रैंड प्रोसेशन नहीं हुआ या ग्रैंड फ्यूनरल नहीं हुआ क्योंकि अभी तक बदला नहीं लिया गया है, बदला पूरा नहीं हुआ है। और इस्लाम के अंदर ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आलिम दीन ये है कि अगर आप बॉडी को सही सलामत अच्छी कंडीशन में रख सकते हैं, अगर उसकी इज्जत को बरकरार रख सकते हैं, तो आप जो है वो बदले तक वेट कर सकते हैं फॉर्मली तदफीन करने के लिए। तो मेरे ख्याल में अभी तो हो चुकी है, मेरे ख्याल में अगेन आई डोंट नो कि इसके अंदर क्या खबर है, लेकिन मेरे ख्याल में हो चुकी है तदफीन, और सेरेमोनियल तकरीब जो है वो बाद में होगी। लास्ट पे एक कमेंट कर दीजिएगा कि इस वक्त क्योंकि लाजमी बात है आप ईरान में मौजूद हैं, क्या लोगों के इस वक्त जज्बात क्या हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहें, कुछ बताना चाहें कि वहाँ पे ये जो जंग हुई, जंग के बाद अब मुज़ाकरात की तरफ एक मामला जा रहे हैं, तो ईरानी लोग जो हैं अपनी क़यादत से किस तरह की बात कर रहे हैं, मुतालबात उनके क्या हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि वो शाम को घरों से बाहर निकलते हैं अपनी क़यादत के साथ हैं, तो वो उनकी क्या इस वक्त सोच क्या है ईरानी अवाम की, वो अगर बताएं तो। देखिए ईरानी अवाम, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ईरानी अवाम को कंपेयर ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए किसी और अवाम के साथ। ये बड़ी इंडिपेंडेंट कौम है, ये कभी कभी कॉलोनाइज नहीं हुई, इतने हजारों साल की हिस्ट्री में परमानेंटली कॉलोनाइज नहीं हुई। और इनका हमेशा से लड़ाई रहती है अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ, और हमेशा से इन्होंने सैंक्शन सही हैं, हमेशा से लाशें देखी हैं। तो अवाम का बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के साथ बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है कि अमेरिका कभी भी दोबारा हमला कर सकता है। और इनफैक्ट काफी बड़ा ग्रोव वो है जो यहाँ पे कहता है कि जी मुज़ाकरात जो है वो नहीं करने चाहिए, इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, लेकिन फिर भी हुकूमत के साथ लोग खड़े हुए हैं ज्यादातर लोग के मुज़ाकरात होने चाहिए, इक्वल बेसिस के ऊपर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ईरान को जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके और अपने सारे, कल को अगर इसराइल आ जाए और बोले मैं न्यूक्लियर बम मार दूंगा तो मुझे रिकग्नाइज करो, तो क्या रिकग्नाइज कर लेना चाहिए ईरान को? ये वाली बातें जो है वो लोग कर रहे हैं, और लोगों को बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है फ्रेंकली ईरानियों को कि काफी सारे लोग वहां वेस्ट में तो खैर कह रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा खेल रहा है ईरान, बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से अपने कार्ड चला रहा है। फ्रेडरिक मर्ज जो जर्मन चांसलर है उन्होंने भी ये कहा, यूएस का अपना मीडिया भी यही कह रहा है कि यूएस को बड़ा दुम से जो है वो पकड़ा हुआ है ईरान ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग आके कहते हैं कि नहीं जी ईरान को जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, ईरान को झुक जाना चाहिए। मतलब ये वाली जो सोच है ये ईरानियों को बहुत बुरी लगती है। तो ये इजहार करना चाहूंगा मैं जो जितने भी सार्फिन हैं उनके लिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जॉन साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन आप गुफ्तगू सुन रहे थे जॉन हुसैन साहब की, जो कि बता रहे थे कि ईरानियों का जो जज्बा है वो बुलंद है, और ये चीज़ वहाँ पे पाई जा रही है कि मुज़ाकरा जो है नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वो अपनी क़यादत के साथ हैं। कोई इस तरह का मामला नहीं है कि ईरान की अवाम कहीं और है और क़यादत कहीं और है, एक पेज पे है। और दूसरा तदफीन के वाले से भी जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही थी उसका भी उन्होंने बखूबी बताया। तो आज के इस प्रोग्राम के साथ हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। बेसिकली मुझे 2 साल हुए थे उधर काम करते हुए। ठीक है। और 2 साल में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं की, क्योंकि जिस मुल्क में आप रहते हो वहां के आपको लॉज का पता होता है कि ये काम करना और ये काम नहीं करना, इतनी तो कॉमन सेंस होती है बंदे में। तो ऐसा 2 साल में तो कोई भी काम नहीं किया कि जिसकी बिना पे इतना बड़ा वो फैसला ले, रिपोर्ट करे वहां से। और बेसिकली मैं तो ऑफिस में था, ड्यूटी पे था, ना कोई नोटिस आया पहले कि आप अपना सामान पैक कर लें या रिपोर्ट हो रहे हैं आप या कुछ ऐसा, मतलब लाइक कुछ कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुकूमत की तरफ से। और सीधा जस्ट ऑफिस में आए थे वो लोग और मुझे बाहर बुलाया गया बात करने के लिए कि आप 2 मिनट बात सुने। तो मैं बाहर जाता हूँ बात सुनने के लिए ऑफिस से। तो वहां से वो अपना कार्ड मुझे दिखाते हैं कि सीआईडी हैं हम, और आप गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठ जाता हूँ मैं, और फिर वहां से मुझे वो पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और 10 दिन फिर अपने पास रखने के बाद रिपोर्ट किया जाता है। ना मेरे पास लाइक मेरे वॉलेट, मेरा फोन, सब कुछ मेरा ऑफिस में पड़ा होता है आधा सामान। और बाकी जो कपड़े वगैरह वो मेरे उधर पड़े हुए होते हैं रूम में। और इसके अलावा ना कुछ सोशल मीडिया पे कभी इस तरह की पोस्ट की है कि जिसकी बिना पे वो ये फैसला ले। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की कि जिसकी बिना पे वो ये फैसला ले। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अली हमज़ा साहब कि आप वहाँ पर अब इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो जब ये जंगी सूरत हाल बनी है, एक यूएई की हकाम ने ये चीज़ वाज़िया की थी कि कोई भी वहाँ पे वीडियोस वगैरह ना बनाई जाएं और वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना की जाए, सोशल मीडिया पे पोस्टें वगैरह ना लगाई जाएं उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो ये चीज़ें वहाँ पे कही गई थी, आपने कोई इसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं की, या आपने कोई वीडियोस नहीं वगैरह बनाई थी वहाँ पे किसी बिल्डिंग्स के बाहर खड़े होके, या वहाँ पे कुछ ऐसा काम किया था? नहीं नहीं, ये कानून सबसे पहले जब भी आया था ना, तो हमें इस चीज का पहले से आइडिया था, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है ना वो सेमी गवर्नमेंट है। और हमें पहले से ही इस चीज का आइडिया था कि अगर कोई भी इस तरह का काम होता है तो उसकी वीडियो या फोटोग्राफी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमें पता था कि इस चीज के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह की ना तो कोई वीडियो बनाई है, ना
कोई लाइक फोटो बनाई है और ना ही कोई ऐसी पोस्ट की है कि जिससे इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैले या उनका कोई भी जो डाटा वो इस तरह से सोशल मीडिया पे अपलोड हो। तो इस तरह का कोई भी काम नहीं किया था। कि आपको वहाँ पे 2 साल हो गए थे, आप वहाँ पे सिक्योरिटी कस्टम में थे, तो जिस अदारे में आप काम कर रहे थे उन्होंने आपसे रब्ता नहीं किया, या उन्होंने आपको जब 10 दिन आप वहाँ पे कैद में रहे उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया आपसे? उन्होंने रब्ता किया था क्योंकि मेरा फोन तो स्विच ऑफ था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वो सर तुम्हारा पूछ रहे हैं, वो भी लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। फिर मेरी उनसे बाद में बात भी हुई थी, मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं। तो मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने बताया था कि ऐसे अचानक मुझे बाहर से उठाया गया था सर, मैंने आपको बताया भी नहीं गया सारा कुछ। तो उन्होंने भी लाइक यही बोला था कि यार चलो ठीक है कोई नहीं, जो भी हो गया है, लेकिन लाइक बेस्ट ऑफ लक उन्होंने बोला था फ्यूचर के लिए, बस यही बोला था। आप वहाँ पे कितनी सैलरी ले रहे थे दुबई में, जो जहाँ काम कर रहे थे, कितने? वहाँ 2700 थी। 2700 दरम? 2700 दिरहम। जी जी। अच्छा। तो यहाँ पे लाहौर में गुजरात में आप रहते हैं, तो यहाँ पर फैमिली क्या करती है, मतलब कि कितने भाई मेरी हैं? बेसिकली जी जी, मेरी बेसिकली 3 बहनें हैं, छोटी हैं वो मेरे से। और मैं एक ही बेटा हूँ माँ बाप का। और मेरे माँ बाप भी बूढ़े ही हैं, लाइक घर में एक ही मैं हुई हूँ कमाने वाला। तो यहाँ पे वो जो घर भी गिराया हुआ था कि आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़े से पैसे इकट्ठे करके शुरू करते हैं, तो इंशाल्लाह साथ साथ सारे काम हो जाएंगे। लेकिन जब ये सीन बना, घर गिराया हुआ था ऑलरेडी, और जब ये सीन बना तब ऐसा कुछ आइडिया था नहीं। वापिस आए हैं तो जाहिर सी बात है देखा है और सामने कुछ भी नहीं था। और जो अम्मी लोग हैं वो मामू के घर में थे, और अभी मैं भी ऐसे ही बस कभी मामू के घर में कभी कहीं पे कोई जॉब वगैरह देख रहे हैं, और जस्ट कुछ नहीं, नई मुझे ये बताएं, अपॉर्चुनिटी, अच्छी घर क्यों अपॉर्चुनिटी गिराया देख रहे गया? हैं। घर को दोबारा तमीर कर रहे थे, जी उसको जी जी जी, रिस्ट्रक्चर दोबारा कर रहे तामीर कर रहे थे, दोबारा तामीर कर रहे थे, क्योंकि ये काफी टाइम से यही घर था और इसको दोबारा तामीर करना था। जाहिर सी बात है हर तो बंदे ये का प्लान कब होता है। कितनी देर है कि आप पाकिस्तान वापस आ गए हैं ब्रदर? मुझे तकरीबन उन्होंने लाइक 10 दिन तो अपने पास रखा था ना जेल में। ठीक है। ठीक है, और 10 दिन के बाद फिर वहां से उन्होंने रिपोर्ट किया था, और फैसलाबाद हमारी फ्लाइट थी, उतरी थी, और फैसलाबाद से लाहौर और लाहौर से गुजरात आए हम। नहीं, आप कौन सी तारीख को पाकिस्तान आए हैं? मैं पाकिस्तान आया था 22 को। 22 हाँ 22, अप्रैल 23 को, सॉरी 23 को। 23 अप्रैल को। जी जी 23 अप्रैल को। तो किसी और ने आपसे रब्ता किया? पाकिस्तान में किसी ने रब्ता किया आपसे? पाकिस्तान में किसी ने भी इस तरह से रब्ता तो नहीं किया। हाँ एक दो लोग हैं, एक क्रिकेटर हैं, उन्होंने लाइक वो वेल विशर थे, उन्होंने भी बोला कि अगर कोई भी ऐसा मसला हो तो हमें बताओ। बस उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि जिसकी वजह से जितने भी लोग डिपोर्ट हो रहे हैं उन कितने सब के लिए लोग कोई डिपोर्ट हुए आसान। हैं? आपके राब्ते में तो होंगे ना, वहाँ पे काम करते जी थे जी बिल्कुल दोस्त मेरे वगैरह। राब्ते में थे। कितने लोग राब्ते में आपके अभी हैं जो दुबई से डिपोर्ट किए गए हैं पाकिस्तान? कोई लोग बताएं। जी जी, अभी जो मेरे राब्ते में हैं वो 3 लोग, 3 मेरे दोस्त हैं कि जो मेरे साथ यहाँ पे लाहौर आए थे, और फिर लाहौर से एक कश्मीर चला गया था, और एक मैं यहाँ गुजरात आ गया, और एक वहाँ शेखुपुरा के थे। तो उन बेसिकली तीनों जो को जेल डिपोर्ट में कर लोग दिया थे, गया? जेल में 200 लोग जेल में थे हमारे फ्लोर पे थे जो, और बाकी फ्लोर तो ज्यादा भी थे, वहां भी लोग थे, लेकिन हमारे फ्लोर पे 200 लोग वहां थे। और जो हमारी फ्लाइट में आए थे वो 46 थे, जिनमें 3 औरतें थी और 43 मर्द थे। ये सारे वही थे जो डिपोर्ट किए गए? ये सारे वो थे जो डिपोर्ट किए गए थे। बड़ा एक ये किसी को नंबर। पासपोर्ट भी नहीं लेने दिया गया था। कुछ लोग उनमें ऐसे थे कि जिनको कॉल करके बुलाया गया था वहां पे, और कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको उठाया गया था बगैर किसी नोटिस के।